चलिए ऑलमोस्ट सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में एक तो आपको होमवर्क दिया गया था जिसमें हमने IAS 1 पढ़ा था और एक हमारा ओरिएंटेशन सेशन था कि किस तरीके से हम IFRS की इस मेंटोरशिप बैच को अप्रोच करने वाले हैं। तो आज बेसिकली सेकंड सेगमेंट है। आप लोगों का होमवर्क अभी एंड में चेक करता हूँ। देखिए जो सेकंड सेगमेंट है वो शुरुआत होती है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ गया था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो रिवाइज करा दें एक बार। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू द अकाउंट्स। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म में बात करें, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू को समझे बिना आप आने वाले समय में बहुत सारे IAS और IFRS को समझ नहीं पाएंगे। और रेवेन्यू के लिए स्पेसिफिकली IFRS 15 जो कि बिल्कुल न्यूली अडॉप्टेड है, न्यूली तो नहीं कहेंगे, टाइम हो गया है, IFRS 15 रेवेन्यू के ऊपर है। तो सबसे पहले जो बिल्कुल बेचारे बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा स्टडी उतने अच्छे से नहीं करी, रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक जितना समझ लेते हैं कि सर रेवेन्यू और प्रॉफिट एक जैसा लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्लासेस हम बिल्कुल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनके फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है उनको साथ में लेकर हमने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं कि मैंने कोई गुड्स को सेल किया, उस गुड्स को अगर सेल करने से जो मुझे मनी रिसीव हुई या रिसीव होने वाली है वो मेरी रेवेन्यू है, वो मेरा प्रॉफिट थोड़ी है। या सपोज दैट मेरे पास ये वॉच है, मैं कहीं से खरीद के लेकर आऊंगा, जिसने मुझे ये वॉच सेल करी, क्या वो सेल प्राइस ऑफ वॉच उसकी प्रॉफिट है? नहीं सर, वो उसके लिए रेवेन्यू है। तो प्रॉफिट क्या है? इस रेवेन्यू, इस सेल्स के लिए, इस सेल के लिए उसने इस गुड्स को परचेज किया होगा ना। तो अगर हम सेल माइनस परचेज कर दें तो जो नेट आएगा अदर एक्सपेंडिचर को माइनस करके, उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम इस IFRS में सीखने क्या वाले हैं सर? ये IFRS जो 15 है आपको सिखाने वाला है। तो पहले रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है वो IAS 18 में बताई गई है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में डेफिनेशन बताई गई है कि हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन को पहले पढ़ना है। तो चलिए जरा आप भी एक बार बोर्ड में पढ़िए, मैं भी आपके साथ में रीड करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज को मैं हाईलाइट करूंगा ताकि आपको याद रहे। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। तो IAS 18 रेवेन्यू आउटलाइन द अकाउंटिंग requirements for when the recognize revenue from the sale of goods, rendering of service, interest, royalties and dividend। या तो आपने गुड्स को सेल किया होगा, या आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की होगी, या आपने कोई किसी को लोन वगैरह दिया है या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां से आपको क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट और डिविडेंड। यही आपका रेवेन्यू है। These all are your revenue। मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बदले में मैं आपसे कोचिंग फीस चार्ज कर रहा हूं, दिस इज माय रेवेन्यू, दिस इज नॉट माय प्रॉफिट। तो IAS 18 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड। बस इस लाइन को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार मुझे कंसीडरेशन कैश में मिले, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूं या कोई गुड्स सेल करूं और बदले में सामने वाला मुझे जो पेमेंट है वो कैश में कर दे। ऐसा तो होने वाला नहीं है। बदले में कुछ और भी तो वो मुझे दे सकता है। लेट से आपने कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड करी, उसने आपको आपका लैपटॉप दे दिया, बोले आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में मैं आपको लैपटॉप दे रहा हूं। तो वो जो प्रॉपर्टी आपको जो कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। आप सोचो, आप दुकान पे जाते हो, बोले मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, आपने उसको दे दिया, बदले में कुछ और गुड्स ले लिया। तो उस पर्सन के पास जिसके पास ये लैपटॉप आ रहा है,
वो किस वैल्यू पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, तो उस लैपटॉप, उस कंसीडरेशन को जो आप रिसीव कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, रेवेन्यू होगी। तो ध्यान रखिए, वैसे भी आईएफआरएस और आईएस का जो बेस है वो फेयर मार्केट वैल्यू, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस जो अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी कंडीशन जिसके बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर मैं बिल्कुल लेमन टर्म में बात करूं, ग्रॉस इनफ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। बिल्कुल लेमन टर्म में कि आपने जो ऑर्डिनरी कोर्स में आपकी एक्टिविटीज हैं, जैसे मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, प्रोवाइडिंग ऑफ ट्यूशन, प्रोवाइडिंग ऑफ कोचिंग, तो जो भी मुझे ग्रॉस इनफ्लो होगा वो मेरी क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं आईएफआरएस 15 का आपके सामने यह ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको हर आईएफआरएस के पहले उसका कोर कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वी विल सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन सबसे पहले हमेशा हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको क्या पता होना चाहिए सर, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं, चाहे वीडियोस देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो ऑब्जेक्ट सेगमेंट होता है उससे बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट को पूरा डिटेल पढ़ने वाले। पहले आप लोग 30 सेकंड का समय निकालकर इसको पढ़िए, जो लाइव बैठे हैं वो इसको पढ़िए, मैं भी फिर आपके सामने पूरा डिटेल पढ़ने के साथ साथ उसको हाईलाइट भी करने वाला। तो चलिए पहले आप पढ़ लीजिए। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है पहले हम पूरी डेफिनेशन अगर पढ़ें, The object of IFRS 15 is to establish the principle, मतलब यहां पे कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताए जा रहे हैं। That entity shall apply to report useful information to user of the financial statement about the nature, amount, timing and uncertainty of the revenue। मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू का नेचर, कितना अमाउंट है, कितनी टाइमिंग और अनसर्टेनिटीज, रेवेन्यू के साथ में अनसर्टेनिटीज भी इन्वॉल्व होती है। सर हमने किसी को माल बेच दिया, क्या वो पैसा हमें माल मिले, वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको रिफ्लेक्ट करना। और ये कुछ कोर प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। आईएफआरएस 15 5 कोर प्रिंसिपल के ऊपर बात करता है, उसको हम पढ़ेंगे। द कोर प्रिंसिपल ऑफ आईएफआरएस 15 इज दैट एंटिटी विल रिकॉग्नाइज revenue to deposit the transfer of promised goods or service to customer in amount that reflect in the consideration। मतलब अगर नट शेल में बात करें तो ऐसे 5 प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बेसिस पे, इस 5 मॉडल के बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे आप गुड्स को सेल कर रहे हो या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं तो आईएफआरएस 15 का ऑब्जेक्ट क्या है, वो 5 मॉडल, द 5 मॉडल जिसके बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे हम गुड्स को सेल कर रहे हैं या हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देयर इज अ सिंगल आईएफआरएस फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ रेवेन्यू। तो इस आईएफआरएस का नेम भी यही है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो आईएफआरएस 15 5 प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, जिसके बेसिस पे हमें रेवेन्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जो रेवेन्यू आप लिखते हैं, उसको, उस ट्रांजैक्शन के लिए 5 प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पांचों प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आ गए ना, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो आईएफआरएस 15 है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो लंबा आईएफआरएस है ये, 4 साढ़े 4 घंटे हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो पहले सेगमेंट में वो 5 प्रिंसिपल को मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है सर, सिर्फ नॉलेज से काम चल जाएगा क्या बच्चों? नॉलेज से तो अभी आपको रटवा दूंगा कि 5 प्रिंसिपल होते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एग्जाम में जब केस स्टडी आएगी तो उसको कौन सॉल्व करेगा? तो केस स्टडीज जो एग्जाम की एसीसी में पूछी गई है उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम उन 5 मॉडल को ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले। तो प्रिंसिपल के नाम आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, 5 प्रिंसिपल देख रहे हैं बोर्ड पे। सबसे पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। अब सोचिए
आप एक गुड्स सेल करते हैं तो आप क्या हैं, सप्लायर है, आप कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर, तो जिस कस्टमर को आप गुड्स सेल कर रहे हो उसके साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि मैं आपको गुड्स सेल करूंगा, बदले में आप मुझे क्या देने वाले हैं, कंसीडरेशन पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है, विच कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जिसको आप लॉ के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हैं। इन्फोर्सेबल मतलब सोचिए कि किसी को अपनी गुड्स बेचा, आपने तो माल बेच दिया, अगर वो पैसा नहीं देगा तो आप कहां जाओगे, ऑब्वियसली बात है सर, कोर्ट में जाएंगे, उसके ऊपर केस फाइल करेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है विच कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल। सो अगर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो आपके और आपके कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो जो पहला मॉडल है वो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को आप गुड्स बेच रहे हैं तो उसके और आपके बीच में क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement between two or more parties that create enforceable right and obligation। केवल right नहीं, obligation भी। सर obligation कैसे, आपने किसी को माल बेचा तो बदले में आपके पास राइट है, राइट टू रिसीव मनी, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपने सामने वाले से पैसा ले लिया तो उसको गुड्स पे तो डिलीवर करना पड़ेगा ना। तो पहला रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखने को मिले, आप देखो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, कि जिसमें सामने वाले को राइट हो कुछ लेने का और बदले में कुछ डिलीवर करने का ऑब्लिगेशन। आपने आपकी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं आपको, आपका बर्थडे आ रहा है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट प्रेजेंट करने वाली हूं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? कल को आपकी क्या मम्मी आपके ऊपर कोर्ट केस पे सूट फाइल कर सकती है कि मेरी डॉटर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट देने का कमिटमेंट किया था? क्या यहाँ पे ऑब्लिगेशन और राइट क्रिएट हो रहा है विच कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल? तो यहाँ पे कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। तो अगर मान के चलिए मैं केवल ट्रांसफर करता हूं, सोचिए मेरा एक गोडाउन है, एक ब्रांच से एक कंसाइनर है, कंसाइन है, सोचिए एक इंदौर में मेरा कपड़े का शोरूम है और एक सूरत में। एक गोडाउन से, एक शोरूम से दूसरे गोडाउन पे जब हम या शोरूम पे माल पहुंचाते हैं तो क्या यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हमारा एक माल हमारे कंसाइनी के पास जा रहा है तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना। तो सबसे पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की पहली कंडीशन ही यही है कि देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन। अब सर राइट एंड ऑब्लिगेशन है, उसके साथ में लिखा अप्रूव्ड एंड पार्टीज कमिटेड देयर ऑब्लिगेशन। अब आप किसी के साथ में कोई भी डील करते हो तो कंडीशन डिसाइड होती है ना कि मैं आपको ये वाला गुड्स बेचूंगा, बदले में मैं आपसे मनी रिसीव करूंगा, तो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस इज प्रोबेबल। आप किसी को गुड्स उधार में बेच रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, और आपको ये प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजैक्शन प्राइस तो आपको मिलने वाली है। कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस इज प्रोबेबल। ये प्रोबेबल है कि जो आपने पैसा लेना है वो आपको मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज प्रोबेबल। उसके बाद आइडेंटिफाइज पार्टीज राइट। क्या राइट है? जैसे अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो बदले में आपको पेमेंट रिसीव करने का राइट है, उस पार्टी को क्या राइट है कि वो आपसे गुड्स रिसीव करेगा। आइडेंटिफाई दी पेमेंट टर्म्स। पेमेंट इमीडिएटली करोगे या फ्यूचर में करोगे, ये सारी चीजें डिसाइड होगी ना कि पेमेंट अभी होगा या फ्यूचर में होगा। उसके बाद कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब उसकी कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। हम इंटर ट्रांसफर, सोचिए मैं अपनी एक सब्सिडरी को कोई गुड्स बेच रहा हूं, सब्सिडरी को मेरा उसमें 100% शेयर है,
तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कमर्शियल सब्सटेंस पे ना हो, क्योंकि मैं अपनी ही कंपनी को कोई गुड्स बेचूंगा तो उसमें अगर कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर लेता हूं तो वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं कहलाता, मतलब रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। तो हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर। तो इसमें अप्रूव्ड होना चाहिए, कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, पार्टी आइडेंटिफाई होना चाहिए, और पेमेंट टर्म्स अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है, आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना हो तो पहला जो मॉडल है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की पहली कंडीशन क्या हो चुकी है सर, पूरी हो चुकी है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में 5 मॉडल, पहली कंडीशन है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए और अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जो सेकंड सेगमेंट है IFRS 15, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। इस IFRS का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कह लीजिए, ऑफिशियल नाम है कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। कि आपको अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो आपको कस्टमर के साथ में किस प्रकार से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको ओरिएंटेशन जो 15 मिनट का था स्टार्टिंग में जब तक बच्चे आ रहे थे, उसमें मैंने एक बात आपको बोली कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंसेस होता है। मैं आपको कोचिंग पढ़ाता हूं, मैं आपसे ट्यूशन फीस लेता हूं, वो मेरा प्रॉफिट थोड़ी है। क्या वो मेरा प्रॉफिट है? क्या मुझे कोई कोचिंग फीस को, कोचिंग पढ़ाते समय जो आप लोगों से फीस लेता हूं, अदर स्टूडेंट से फीस लेता हूं, क्या उसको पढ़ाने के लिए मुझे कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता होगा? क्या डेफिनेटली करना पड़ता होगा सर। आपने मेरी एड देखी होगी कहीं ना कहीं, आपने गूगल एडवर्ड्स, यूट्यूब, ये तो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे तो नहीं कि आपको अंतर आत्मा ने से ज्ञान हो गया था कि नहीं सर पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आपने मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नोटिस जरूर किया होगा, तभी आप मेरे तक, मेरी रीच पहुंचे। और डायरेक्ट मेरी रीच नहीं हुई, मेरे पहले इंप्लॉइज। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते, तो सबसे पहले डे 1 पे आपको यही पता होना चाहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद आता है, रेवेन्यू होती है ग्रॉस। ये बात के ऊपर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन IAS 18 जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में अगर हम देखा जाए तो IFRS 15 है जो सिंगल, ये तो खत्म ही हो चुका है। बस यहां पे एक डेफिनेशन दी गई है रेवेन्यू की, जिसको हम पढ़ने वाले हैं कि IAS 18 रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या बोलता है। आपको भी पढ़ना है। 2-3 चीजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, पहले आप इस डेफिनेशन को पढ़िए बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं चलेंगे हम। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, रेवेन्यू एज पर IAS, और कुछ बातों को मैं यहाँ पे आपको बहुत डिटेल समझाने वाला हूं। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे इस सीट की। और आज जो 1.5 घंटे, 1.25 घंटे जो अगला हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आप 95% रेवेन्यू रिकॉग्निशन IFRS 15 को समझ जाएंगे। सो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है। पहले डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो IAS 18 रेवेन्यू आउटलाइन द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट when recognize revenue from the sale of goods, rendering of services and interest, royalties and dividend। मतलब रेवेन्यू में तो यही सारी चीजें हैं ना। आप कोई सेल ऑफ गुड्स करेंगे, किसी को माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, या शेयर्स खरीदेंगे या रॉयल्टी मिलेगी। तो दीज ऑल आर रेवेन्यू। ग्रॉस इनफ्लो, अगर हम रेवेन्यू बात करें तो ग्रॉस इनफ्लो मतलब आप किसी भी प्रकार का ऑर्डिनरी कोर्स में अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के अगेंस्ट में आपको कुछ भी मिल रहा है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपको कुछ भी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। ये तो डेफिनेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये लिखी, रेवेन्यू इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू। तो मैं अभी जब आपको ओरिएंटेशन में समझा रहा था तो मैंने बोला था कि आपके पास एक लैपटॉप है, आप इस लैपटॉप को लेकर एक दुकान पे जाते हो, दिल्ली में नेहरू प्लेस में जाते हो, और ये लैपटॉप दे देते हो सामने वाले से और नया लैपटॉप ले लेते हो उससे। 40,000 रुपए आप उसको नगद देते हो
और ये लैपटॉप भी आप उसको दे देते हो। इस लैपटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए थी। बताइए, वो जो कंपनी जो लैपटॉप रिसीव करने वाला, उसके लिए रेवेन्यू कितनी है? यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 60,000 है सर, 60,000 है। तो आपने यहाँ पे क्या बोला कि रेवेन्यू इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड रिकॉग्नाइज व्हेन प्रिस्क्राइब कंडीशंस आर मेट व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेवेन्यू। तो हमें सिर्फ इतनी बात समझना, हमें रट्टाफिकेशन नहीं मारना, ये थ्योरी का पेपर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो हम सर सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में ये रख लें कि जब कभी भी हमें IFRS 15 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होगा, तो हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जो भी हमें मिल रहा है या तो वो कैश में मिल सकता है या अदर देन कैश कंसिडरेशन में मिल सकता है। कोई काइंड्स में प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो उस काइंड में मिलने वाली प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, दैट विल बी आवर रेवेन्यू। ये हमको समझना है। लेकिन इसके साथ साथ IFRS 15 ने ना एक ऑब्जेक्ट है, जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था ओरिएंटेशन में, कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो IFRS किसी ऑब्जेक्ट को लेकर बना है। तो सबसे पहले एक सिंगल प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहले फोकस करता है कि कितना अमाउंट मिल रहा है आपको, किस समय पे मिल रहा है। ये बातें आपको ओवर द पीरियड समझ में आएंगी, अभी नहीं समझ में आएगी कि सर अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटीज। जब आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, तो आपको अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटीज के बारे में भी समझना है। अब अनसर्टेनिटीज कैसी, आप सोचिए, आपने किसी एक कस्टमर को माल बेचा। अब आपको पता है कि वो तो भाई साहब जो जिसका पेमेंट ले लेते हैं उसका पेमेंट देते ही नहीं है। माल बेचने के बाद आपको समझ में आया, अरे यार यहाँ पे तो अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। आप हीरो का डायमंड्स का बिजनेस करते हैं, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं बिकॉज यू कैन कनेक्ट विद दैट। आप डायमंड्स का बिजनेस करते हैं, आप सूरत में हैं, आपका डायमंड्स का बिजनेस है। सूरत में पूरा इंडिया का 75% डायमंड्स के ऊपर पॉलिशिंग होती है। आप अपने कस्टमर को डायमंड बेचते नहीं है, पहले भेजते हैं और उससे बोलते हैं कि यार आप देखो कौन सा आपको अच्छा लगे वो रख लेना। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं। तो IFRS 15 यही सब बातें तो कर रहा है कि हमें रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्या कोई अनसर्टेनिटीज है, क्या किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो IFRS 15 ने एक ही बात करी है। इस पूरे पैरा का सार जो मैं अब आपको बोल रहा हूं, 5 स्टेप मॉडल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये 5 मॉडल आपको समझ लेना है। अगर आपको ये 5 मॉडल समझ में आ गए, सो ये मान के चलिए आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी प्रकार की कंपनी, चाहे फिर सर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हो, चाहे फिर वो कंपनी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, हर कंपनी में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी जनरेट कर लेंगे। आपसे हो सकता है इंटरव्यू में हमेशा पूछ लिया जाए कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है और उसने 5 मॉडल्स को प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है सर, 5 मॉडल्स को प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें पहला मॉडल आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। इसको हम पूरा डिटेल ओरिएंटेशन में हमने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया, हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे ओरिएंटेशन शुरू के 15-20 मिनट, ताकि बच्चे आ जाते हैं और समरी के काइंड ऑफ से वो आपको रिवाइज करने के काम में आएगा। तो बार बार मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पहला मॉडल क्या बोलता है, जो पहला मॉडल है वो एक बात बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है ना, तो कस्टमर और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहां का पार्ट नहीं है। देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, विच कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल। आप सोचिए, आप किसी को माल उधारी में बेचते हैं, उससे आपको राइट टू रिसीव हो जाता है ना, आपके उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि यार मैंने आपको माल बेचा है, आप मुझे पेमेंट करोगे।
तो अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आप क्या करते हो? इन्फोर्सेबल राइट। इन्फोर्सेबल मतलब जहां पे कोर्ट आ जाता है उसको बोलते हैं इन्फोर्सेबल राइट। तो हमें सिर्फ रटना थोड़ी, हमें समझना है। मतलब जब तक कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसमें दोनों के राइट और ऑब्लिगेशन डिफाइन ना हो कि यार मुझे आपसे इतना पैसा देना है और बदले में आप मुझे पैसा लेने के बाद ये माल दोगे, यही हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अप्रूवल लेंगे आप उससे, अप्रूव्ड एंड पार्टीज कमिटेड फॉर द ऑब्लिगेशन। आपने किसी को माल भेज दिया, बोले यार हमने तो अभी अप्रूव ही नहीं किया, हमारे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, अभी तो आपने बोला था सिलेक्ट करना। जैसे कुछ बच्चे डेमो लेने क्लास में आए, अब मेरे पास ना कोई ऑब्लिगेशन है कि मुझे उनको पढ़ाना नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया ना, अभी उन्होंने मुझे फीस नहीं पे करी, अभी तो सिर्फ डेमो लेने के लिए आए, हो सकता है कोई क्लास में भी बैठा हो डेमो। तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो मुझे फीस पे कर दे और मेरा फिर ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि मुझे आपको पढ़ाना है और यही पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हमारे बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की पहली कंडीशन ही यही है कि कस्टमर और सप्लायर, जो सेल करने वाला है, बायर और सेलर के बीच में देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, और वो अप्रूव्ड होना चाहिए। दोनों पार्टीज के राइट, मुझे ये माल चाहिए, बदले में मैं इतना पेमेंट करूंगा। कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस प्रोबेबल होना चाहिए कि माल बेचा है तो पैसा मिल ही जाएगा, ये भी कंडीशन है। पेमेंट टर्म्स कैसी होगी सर? इमीडिएटली होगी, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी। अगर ये सारी चीजों मिलाकर, और एक लास्ट लिखा है कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब कमर्शियली उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप सोचो, एक कंपनी है इंदौर में, जो मैं एग्जांपल बोर्ड पे भी दे रहा था, और एक भोपाल में कंपनी है, फिर से समझा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो अभी फिर ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे। सो ये इंदौर में है कंपनी और ये भोपाल में है। इंदौर वाली कंपनी ने अपनी कंपनी को एक ट्रांसफर कर दिया। कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट है यार, मैंने अपनी ही कंपनी को ट्रांसफर किया तो उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस तो है ही नहीं ना, वो मेरे बिहाफ पे माल बेचेगा, तो आई विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, एक सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को आपस में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मेरी 100% सब्सिडरी, मैंने ही पैसा लगाया, मैं उसको माल बेच रहा हूं, फिर वो किसी और को बेच रही है, एज ए ग्रुप वो रेवेन्यू नहीं है। अब जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो हम उसको एलिमिनेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में एक बैठ जानी चाहिए कि सर आप हमसे एक बात रटवा भी रहे हो और समझा भी रहे हो कि अगर हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो हम ये कसम खा के बैठेंगे कि ये 5 मॉडल्स के ऊपर फोकस करना है, 5 स्टेप मॉडल। और 5 स्टेप मॉडल में भी पहला मॉडल बोलता आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद सर हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी हमने समझ लिया। अब कुछ डेफिनेशन जो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बीपीपी का स्टडी मटेरियल भी देना है, लेकिन मैंने आपको एक क्रिप्स नोट्स भी प्रोवाइड करना है। जैसे जैसे हमारे आईएएस होते जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे आते जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास भी आप बैठ रहे हैं तो एक दिन कई बार डिले हो सकती है, लेकिन ये नोट्स आपको मिलते जाएंगे जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे मेरे वीडियोस को देखकर, एक बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 5 to 7 डेज में आप पूरे आईएफआरएस को रिवाइज कर पाएंगे इन नोट्स के थ्रू। तो जब इन नोट्स को आप पढ़ेंगे तो मैंने उन चीजों को इसमें इंक्लूड कर लिया है जो आईएफआरएस का कोर है, जो उसकी सोल है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि सर आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि यहां पे साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन हैव द रिटन एंड नॉन रिटन। जरूरी तो नहीं है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न होना चाहिए, कि ये आप किसी दुकान पे माल खरीदने जाते हैं तो उससे हर चीज पे लिखित में तो नहीं लिखते ना, भैया ये भी लिख दो वो भी लिख दो। आपने पेमेंट दे दी, उसने बोला शाम को आ जाना, आपने भरोसा कर लिया, तो भरोसे पे जिंदगी चलती है ना। तो उन्होंने बोला जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए, कैन बी रिटर्न, नॉन रिटर्न भी हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। सर इंप्लाइड, यार आपने बस की टिकट खरीद ली तो ये इंप्लाइड है कि आप ट्रेवलिंग करना चाहते हो, आपने इस स्थान पे जाना है, आपने इंदौर से भोपाल की टिकट ले लिया, दिल्ली से इंदौर की खरीद ली, तो ये इंप्लाइड है, मान लिया जाता है। कई बार स्पेसिफिकली मेंशन होता है और कई बार दोनों पार्टी के इंटेंशन से डिसाइड होता है कि हाँ ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है और नॉन रिटर्न भी हो सकता है, क्लियरली डिफाइंड तरीके से भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा
हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और बार बार जो ऊपर मैंने बात कही, अप्रूव्ड होना चाहिए ना यार। आप किसी जगह माल खरीदने जाते हो, किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो अप्रूव करते हो ना टर्म्स एंड कंडीशन में कि हाँ यार मुझे ये चाहिए, हाँ मैं इस कंडीशन पे सेटिस्फाई होता हूं, ये मेरे राइट होंगे, ये मेरा ऑब्लिगेशन होगा, ये डिसाइडेड होता है। उसी पॉइंट्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और आपका इंटेंशन होता है कंसीडरेशन पे करने का। तो आपको केस स्टडीज दी जाएंगी एग्जाम में। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू आपको केस स्टडी दी जाएगी। तो आप सबसे पहले देखोगे कि यार उस केस स्टडी को समझोगे, क्या यहाँ पे कस्टमर और उसके बीच में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, क्या चीजों का आइडेंटिफिकेशन हो गया था कि मैंने ये गुड्स खरीदना है, इतनी पेमेंट टर्म्स होगी। ये सारी अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब कई बार कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन वर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ये। कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्टेंस टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज व्हेन द टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर मॉडिफाइड। अब आप इसका सर एग्जांपल खुद भी सोच सकते हो और मैं भी बताऊंगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद किसी प्रकार का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन। तो अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, आप एक होटल, आप एक एयरलाइंस में जाते हैं, आप हवाई जहाज में बैठे हैं, है ना, ये हवाई जहाज में आप बैठे हैं, ये ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है ना। अचानक हेयर होस्टेस आपके पास आती है और वो आपसे रिक्वेस्ट करती कि सर आप है ना इकोनॉमी क्लास में क्यों बैठे हैं, आप बिजनेस क्लास की एक टिकट हमारे पास फ्री पड़ी हुई है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था सामने वाले के साथ में, मैं इंदौर से दिल्ली जा रहा हूं या दिल्ली से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इन बिटवीन क्लास आप देख लेना, कई बार फ्लाइट में बैठे होंगे तो वो बोल देते कि आपको ये सर्विसेज चाहिए क्या, आपको अचानक सिर दुख रहा था, आपने ऊपर टुन 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 दबाया, वो मैडम आई व्हाट कैन आई हेल्प यू, उन्होंने आपने बोला कि मेरे को ना हेड मसाज चाहिए, मेरा सिर दुख रहा। आपका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, क्या हेड मसाज करने का था, क्या था? नहीं था। आपने यहां पर क्या किया है, मॉडिफिकेशन की है, आप नई सर्विसेज मांग रहे हो। यहां पर फिर क्या होगा सर, जब नई सर्विसेज मांगोगे तो एक तो आप ट्रेवलिंग की फीस सामने वाले को पे कर रहे हो, और एक अब आप फुट मसाज वगैरह लेना शुरू कर दिए हो या कुछ और भी आपने। अब कई ट्रेवलिंग करते हुए बोले कि हमको ना ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए, हमारे चेहरे का मेकअप कर दो, हमारे अभी हम नेक्स्ट फ्लाइट जहां पे उतरेंगे वहां पे प्रेस आके हमसे क्वेश्चन पूछेगी तो हम अच्छा लगना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होते रहते हैं। आप एक होटल में गए, आपने नॉर्मल सा रूम बुक किया, आपको होटल बहुत अच्छा लगा, आपने बोला यार मुझे ना स्वीट रूम बुक करना है, लग्जरी रूम बुक करना है बढ़िया, जिसमें एकदम कॉन्फ्रेंस वगैरह सब। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं तो दो चीजें अराइज हो जाती है, या तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है, क्रिएटिंग ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आप होटल में खाना खाने गए, आपको वहां पर बहुत अच्छा लगा खाना खाते समय, तो आपने कुछ और फैसिलिटी की डिमांड कर ली, तो वो तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पहचानो, कल को आप होटल में स्टे करने गए थे और आपने कुछ और सर्विसेज मांग ली और वो आपसे चार्ज मांग रहा है, तो आप बोल रहे कि भैया हमारे बीच में तो स्टे का, हम तो ये इसमें इंक्लूड समझ रहे थे। तो यहां पर कई बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या किसी कोई कोई ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारे पैरामीटर्स पर आपको देखने के बाद रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आप होटल में आपने स्टे करा था, आपने ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी नहीं ली, अब आपको होटल का क्लाइमेट इन्वायरमेंट अच्छा लगा और आपने सोचा चलो यार यही लंच कर लेते हैं, यही डिनर कर लेते, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो जो होटल वाला है वो दो प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे आपको। एक आपको किसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अकोमोडेशन की, और एक वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मील कंज्यूम करने की।
तो उसको दो प्रकार से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक अकोमोडेशन की रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करेगा, और एक जो मील आपने कंज्यूम किया उसकी इनकम वो अलग रिकॉग्नाइज करेगा। क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में नया चीज आई है, नई चीज आई है, तो आपको अपने रेवेन्यू को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यही IFRS 15 आपसे बोलता है। तो यहां पर दो चीजें हैं, क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो रहा है? तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होता है? जब कुछ एडिशनल मिलता है आपको, एडिशनल यूनिट्स, कुछ एडिशनल, यहां पे सिर्फ एडिशनल वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और वो जो कंसीडरेशन है वो डिस्टिंक्ट है, हम उस गुड्स को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने एक ERP सॉफ्टवेयर बनाने में, एग्जांपल आपको दे रहा हूं जाकि आप इसको कोरिलेट कर सको। आपने अपनी कंपनी के लिए एक ERP सॉफ्टवेयर बनाना था, आपने बोला यार मेरे अकाउंटिंग का ना ERP सॉफ्टवेयर बना दो। वो इंजीनियर, वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंजीनियर आपके लिए बना रहा था। आपने अचानक उसमें एक बोला कि यार ये जो तुम बना रहे हो ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें एक है ना बिलिंग का भी फंक्शन डाल दो। तो अब आपको देखना पड़ेगा, ये एक डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उससे। आप अकाउंटिंग के साथ में बोल रहे हो कि एक बिलिंग का भी मॉड्यूल बना दो, तो वो आपसे बोलेगा ना कि देखो भैया बिलिंग के 4 लाख अलग, इसके 4 लाख ले रहा था, इसके अलग 30,000 लूंगा, तो उसकी रेवेन्यू दो प्रकार की हो गई। तो वो ये देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन होता है तो वहां आपको देखना है क्या कोई डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल, जिसको हम अलग से सर्विसेज मान सकते हैं, क्या उसको हम अलग से बेचते हैं, क्या स्टैंड अलोन प्राइस है, क्या उसकी कुछ अलग, ये भी देखना पड़ेगा आपको। यार आप, वो आपसे बोलेगा ना कि आप मुझसे कंप्यूटर में वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो उसमें आप मुझसे पहले अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे थे, नाउ आप क्या करवाना चाहते हो, मुझसे बिलिंग का भी बनाना चाहते हो, या HR डिपार्टमेंट के लिए कोई अलग से मॉड्यूल बनाना चाहते हो, तो इसकी एक स्टैंड अलोन प्राइस है, मैं इसकी रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करूंगा, इसकी रेवेन्यू अलग। लेकिन आपने बोला कि यार इसमें एक छोटा सा फीचर डाल दो यार। बोले कोई भी सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो ना, उसमें GST का एक फीचर और डाल दो कि GST अलग से दिख जाए। आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नए फीचर्स डलवा लिए, वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई अलग से सर्विसेज नहीं है। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जब आप एक किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर मॉडिफिकेशंस भी होते रहते हो। तो अगर मॉडिफिकेशन हुए तो आप देखो क्या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मॉडिफिकेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ERP सॉफ्टवेयर आप डेवलप करवा रहे थे, और ERP सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाते समय आपने सामने वाले से बोला यार मुझे पेरोल का सॉफ्टवेयर बना दो, आपने सामने वाले बोला मुझे HR का सॉफ्टवेयर बना दो, आपने बोला मुझे एडवर्टीजमेंट का सॉफ्टवेयर बना दो, तो ये एक डिस्टिंक्ट सर्विस है, तो उसकी रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करेंगे, और पेरोल वाले सॉफ्टवेयर की रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करेंगे, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, और समथिंग आइडेंटिकल, समथिंग डिस्टिंक्ट विच स्टैंड अलोन, जिसकी कोई स्टैंड अलोन प्राइस है, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो। लेकिन कई बार हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ करा लेते हैं जिसमें कोई नया गुड्स नहीं मिल रहा है, कुछ नई सर्विसेज नहीं मिल रही, एक्सटेंड करवा रहे हो आप, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यार आप होटल में 4 दिन रुके थे, आपने बोला यार मेरा है ना 2 दिन और कर दो, तो 6 दिन में दोनों में वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले लेगा। बस आपने यहाँ पे क्या कराया, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफिकेशन करा के सर्विसेज को एक्सटेंड करा लिया, 4 डेज के लिए 6 डेज में करना शुरू। आप मुझसे IFRS की क्लासेस पढ़ते हो और आप कल को बोले सर IFRS के साथ में हमको USCMA की भी क्लासेस चाहिए, तो मेरी IFRS की रेवेन्यू को मैं अलग रिकॉग्नाइज करूंगा, USCMA की रेवेन्यू को अलग रिकॉग्नाइज करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ USCMA पढ़ते हो और आपने बोला कि सर हमें ना थ्योरी की क्लासेस भी में भी आप थोड़ा सा अलग जो हमारी चलती है उसमें मॉडिफिकेशन दो, तो वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा सर्विसेज एड ऑन करा ली। लेकिन जिसको, क्योंकि IFRS की फीस में अलग चार्ज करता हूँ, USCMA की फीस अलग चार्ज करता हूँ, इनरोल्ड एजेंट के अलग चार्ज करता हूँ, कल को आप मुझसे बोलो कि सर हम ये भी करना चाहते हैं US टैक्सेशन, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि यार देखो ये जो US टैक्सेशन की रेवेन्यू मेरी अलग है और मेरी USCMA की रेवेन्यू अलग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि USCMA में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इनरोल्ड एजेंट के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जब तक मैं ये टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं करूंगा मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो हमें रेक्टिफिकेशन नहीं मानना। हमने 2-3 चीजों, हम पता चले इंग्लिश में पढ़ रहे थे, टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है और कोई केस स्टडी आ रही, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आइडेंटिफिकेशन है, कोई स्टैंड अलोन प्राइस है, क्या कोई नया गुड्स मिल रहा है,
तो हम उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। और अगर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई मॉडिफिकेशन है तो उसको हम कभी भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आपसे। तो जो स्टूडेंट आज पहली क्लास में बैठे हैं उनको पहला 1-2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ताकि उनको आईएएस के बारे में और समझ में आए। वीडियो लेक्चर पूरे आपको वेब पोर्टल पे आने वाले समय में एक ऑर्गेनाइज मैनर में आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा उसमें शफलिंग चल रही है, वैसे हो गया है वो, मैंने उसमें डाल दिए प्रीवियस 3 लेक्चर हमारे हुए हैं। तो हमने अभी क्या बात करी सर कि IFRS 15 इज ऑल अबाउट, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही, एक ही बोल रहे हैं कुछ तो नहीं, सबको आ रही है ना मेरी आवाज? में तो बहुत लाउड बोलता हूं वैसे भी। क्लियर है सभी को? एक आध दिन कंफर्म करो। चलिए ऑलमोस्ट सभी बच्चे बोल रहे हैं सर प्रॉपर आवाज आ रही है। इसका मतलब जिनको आवाज नहीं आ रही है वो उनका हो सकता है कवरेज नहीं हो। 90% बच्चों ने बोल दिया है कि हमारे को सर क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर आ रही। चलिए सो पहला मॉडल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ये IFRS के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो दूसरा मॉडल है अभी उस पर नहीं पहुंचे हम, अभी हम पहला मॉडल के ऊपर ही हैं। उसके बाद आपको हमेशा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेकंड मॉडल। दूसरी कंडीशन कि अगर एक कस्टमर और एक ये कस्टमर है, ये सप्लायर है, दोनों के बीच में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द, एक वर्ड लिखा सेपरेट परफॉर्मेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये मुंडा हटा देते हैं। 2-3 चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। द की पॉइंट्स इज डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो सबसे पहले तो सर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल समझाऊंगा। यहां पे वर्ड है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। चलिए मैं अब आपसे पूछता हूं, मैं आपको एक तो IFRS की कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, प्लस आपको BPP की बुक्स भी प्रोवाइड करता हूं साथ में। बताइए कितने कॉन्ट्रैक्ट, एक है, दो है? एक कॉन्ट्रैक्ट है या दो है? कितने ऑब्लिगेशन है? बहुत सारे बोलेंगे दो है, सबको लगेगा दो, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरे कोर्स का ही पार्ट है। आप में से कोई भी मुझसे बुक्स खरीदने नहीं आया है, बुक्स तो आप भी खरीद सकते हो मार्केट से। मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक भले सर्विस एलिमेंट है और एक गुड्स एलिमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको एक ही मानेंगे। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसको सेपरेटली नहीं बेचते। हम किसी को ये नहीं बोलते कि हमसे केवल बुक्स खरीद लेना। हमने कभी भी, आपने मेरी यूट्यूब पे मार्केटिंग या जहां भी सोशल मीडिया पे जो हमारी वेबसाइट बना, हमने कभी भी ये क्लेम ही नहीं किया कि हम सेलर ऑफ बुक्स हैं, बिकॉज हम उसको स्टैंड अलोन नहीं बेचते हैं। वी आर नॉट सेलिंग स्टैंड अलोन। आप एक होटल में जाते हैं, होटल में आप खाना खाते हैं, साथ में स्टे भी करते हैं, तो वो लिखते हैं ब्रेकफास्ट इंक्लूड और नॉट, लेकिन अगर आप केवल खाना खाने गए तो वो ओनली गुड्स की सर्विसेज है। लेकिन आप अगर वहां रुकते भी और खाना भी खाते हो, दोनों को स्टैंड अलोन बेचा जा सकता है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो आप जब किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको देखें कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो ऑब्लिगेशन है, क्या कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और ऑब्लिगेशन है? अगर है तो गुड्स के लिए रेवेन्यू अलग तरीके से रिकॉग्नाइज की जाएगी और सर्विस के लिए अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या दोनों को स्टैंड अलोन बेचा जाता है। आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, मोबाइल के साथ में आपको चार्जर भी दिया जाता है, तो ये एक स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्ट है।
मोबाइल इंक्लूड चार्जर, वो कभी भी ये नहीं बोलता कि जो ओरिजिनल एप्पल के साथ में चार्जर आता है वो आप अलग से खरीदो। लेकिन अगर वो स्टैंड अलोन प्राइस है, हमको चार्जर नहीं चाहिए, आप ऐसा कहीं आपने ऑप्शन देखा है क्या किसी भी मोबाइल में कि बिगर चार्जर आप मोबाइल खरीद सकते हो? मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी भी वेबसाइट में। और बोलो तो मैं अभी लाइव वेबसाइट में खरीद के दिखा दूं जिसमें ये लिखा हो कि मोबाइल अलग खरीद लो, चार्जर अलग खरीद लो। ऐसा कोई भी आपको नहीं दिखेगा। तो जब वो डिस्टिंक्ट अलग से बेचा ही नहीं जाता है, एज ए पैकेज के रूप में बेचा जा रहा है, तो उसको हम एक ही ऑब्लिगेशन मानेंगे। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आप एक एयर कंडीशन खरीदते हो, एसी बाय खरीदते हो, एसी के साथ में वो आपको बोलता है कि मैं आपको वारंटी चार्जेस देता हूं या इंस्टॉलेशन की सर्विसेज देता हूं। क्या जो दुकानदार है एसी की इनकम अलग रिकॉर्ड करे और इंस्टॉलेशन की अलग करे? नहीं, वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्या आप किसी शोरूम पे जाके बोलो कि यार मेरे को इंस्टॉल कराना है एसी, मैंने कहीं और से खरीदा, क्या वो आपको करके देगा? अच्छा, एक ने लिखा सर एप्पल 13 प्रो में अकेले, पर मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि बगैर चार्जर के। मैं अभी आपको, फिर आप कोई मान नहीं रहा तो मैं अभी एप्पल की वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूं कि सर वो इंक्लूडिंग गुड्स ही बेचते हैं। अब एक ने बोल दिया तो अब हमको एप्पल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब आप लोग नहीं मान रहे तो ये चले जाते हैं, इंटरनेट का जमाना है। एप्पल, क्योंकि मैंने तो अभी खरीदा था थोड़े दिन पहले तो मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया है, मेरे पास 12 है। अब मैं एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा आप लोगों के लिए। ये वेबसाइट पे गया हूं मैं अब आपके सामने, क्योंकि एक स्टूडेंट ने लिख दिया है कि अगर हम अब इसमें हम जाएं तो हम देखिए कि क्या वो अलग अलग से जरूर बेचते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल खरीदते हो तो साथ में चार्जर जरूर देते हैं, ये ध्यान रखना। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। अब आप बोलो सर वो एप्पल तो अलग से चार्जर भी बेचता है, लेकिन आप ध्यान रखिए ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं आता है। अब ये देखो 1,19,000 का आ रहा है, इसको मैं ऐड किया तो इसमें चार्जर जरूर होगा। अलग से कहीं नहीं बोल रहा है कि 1 लाख का चार्जर है। अब देखो ये केस कलर अगर आपको वो बोल रहा है तो ये अलग से रेवेन्यू है, क्योंकि अलग से इसके 5,000 वो आपसे ले रहा है। साथ में सर्विसेज चार्ज, आप देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लेता है वो आपसे। देखो मैं भी आपको दिखाऊं, यहाँ पे अलग से वो नीचे आता है एप्पल सर्विस चार्जेस। अभी हम इसमें जाएं तो अभी हमको ऐड करना पड़ेगा उसमें, तो वो अलग से, ये आप अकेले चार्जर बाय कर सकते हो, ये तो चार्जर की सेल है ना। लेकिन आईफोन 13 के साथ में चार्जर फ्री देते हैं वो। लेकिन वो अलग से बोलते हैं कि आप कुछ एप्पल केयर लेना चाहते हैं क्या, तो वहां पे दो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दो डिस्टिंक्ट, एक एप्पल खरीद रहे हो और एक एप्पल की सर्विसेज रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जब एप्पल कंपनी है, जो मैक कंपनी है, वो मैक की रेवेन्यू अलग और सर्विस की रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज। तो सर हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर कोई डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो सर अगर गुड्स अलग है, सर्विस अलग है, तो गुड्स को तो माल बेचते समय रिकॉर्ड कर लो, सर्विस को तो जब सर्विस प्रोवाइड करोगे, या सर्विस हो सकता है 5 साल के लिए। ये अलग क्यों करना जरूरी है? स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है। यार आप सोचो, आपने 1,50,000 रुपए ले लेते हैं ना, हम बिल्कुल लॉजिक से समझेंगे। 1,50,000 में आपने एक मैकबुक 13 ईयर खरीदा, प्लस आपने बोला कि यार मुझे ना वारंटी चाहिए 50,000, उसने बोला मैं आपको 5 साल की वारंटी देता हूं, ये 1.5 लाख रुपए। तो एप्पल के गुड्स की रेवेन्यू उसके लिए अलग है, लेकिन ये 50,000 की रेवेन्यू पहले साल में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बेसिक अकाउंटिंग भी नॉलेज होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते बेटा? ये 5 साल में करोगे ना। अभी तो पहला साल निकला तो पहले साल 10,000 रिकॉग्नाइज करोगे। 40,000 क्या है? ये 40,000 को क्या बोलोगे आप? क्या बोलना चाहिए? रेवेन्यू मान ले क्या? मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि 1.5 लाख रुपए है, उसमें 1 लाख रुपए मैक की प्राइस है और ये 50,000 है, और अभी एक ही साल खत्म हुआ है। तो पहले साल में ये जो 40,000 बचा, 40 कैसे आया? कुछ यही सोच रहे होंगे बेटा। 50,000 डिवाइडेड बाई 5, पहला साल निकल गया, 10 को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। इस 40 को क्या मानोगे? कितने स्टूडेंट को पता है? मैं देखना चाहता हूं, थोड़े से बेसिक लेवल भी है कि नहीं अपने को। बेटा ये लायबिलिटी है। क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। इट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, इट इज नॉट एन कंटिंजेंट लायबिलिटी। नहीं है कंटिंजेंट। अब किसी स्टूडेंट ने लिखा सर कंटिंजेंट, बेटा कंटिंजेंट मतलब जो हो भी सकती है, जो नहीं भी हो सकती।
अरे ये तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है 5 साल वारंटी। ये 5 साल के अंदर आपने उसका पीरियड दिया है तो ये 5 साल आपके ऊपर लायबिलिटी है। ये 40,000 रुपए आपने जो उससे एक्स्ट्रा ली, इनकम की बात हो रही है, अभी हम खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं। अभी लायबिलिटी, अब अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलिए इसको, अनअर्न्ड रेवेन्यू, दिस इज कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। क्या बोल रहे हैं? अनअर्न्ड। तो अभी हम अपने लीक से ना हटे, हम एप्पल के ऊपर पहुंच गए। तो कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम कहाँ थे? तो हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं सर वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई दो कॉन्ट्रैक्ट हैं डिस्टिंक्ट गुड्स, और उसको हम आईएफआरएस कर सकते हैं क्या? डिस्टिंक्ट कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को? तो उसके लिए कैसे पता चलेगा? हमको देखना पड़ेगा क्या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो आपको दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। प्रॉमिस गुड्स को अलग रिकॉर्ड करना है और सर्विस को अलग रिकॉर्ड करना है। आप एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं तो आपको है ना, सेल्समैन बोलता है यार 1 साल की वारंटी आ रही है, एक्सटेंड करा लो 5 साल की, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो आपको अलग से एक डिस्टिंक्ट सर्विस सेल करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टिंक्ट सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। तो आप पता कर लोगे कि अच्छा ये गुड्स की रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करना है और ये सर्विस की रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करना है। तो कंडीशन क्या है? इफ दे सोल्ड सेपरेटली, इफ इट इज सोल्ड सेपरेटली, क्योंकि उसके डिस्टिंक्ट फंक्शन है। आप एप्पल का मोबाइल भी खरीदते हो और उसके साथ में बोले यार आजकल फीचर आने लगा है, मोबाइल खरीदो तो अमेजोन प्राइम मेंबरशिप, आप अमेजोन से कोई भी गुड्स खरीदो वो नीचे डाल देता है 200 रुपए डाल के अमेजोन प्राइम मेंबरशिप। वो चालाकी है। वो यहां पर दो परफॉर्मेंस सेपरेट ऑब्लिगेशन है। एक अमेजोन प्राइम मेंबरशिप को अलग से भी खरीद सकते हो जिंदगी बर्बाद करने के लिए, बहुत बढ़िया तरीका है, और अकेले गुड्स खरीद के भी जा सकते। तो कुछ सर्विसेज भी सोल्ड की जाती है। तो आपको करना क्या है? हम क्यों समझ रहे हैं सर इतना डिटेल? कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या ये सेपरेटली सोल्ड किए जाते हैं? क्या इनका कोई डिस्टिंक्ट फंक्शन है? अब आपसे बोले सर हम एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं, उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक चार्जर आ रहा है, या उसकी हमको मेंबरशिप दी जा रही है कि इतने साल तक आप वो कर सकते हो, तो वो सेपरेटली परफॉर्म नहीं कर सकते। चार्जर का व्हीकल के साथ में ही रोल है, तो वो एक ही गुड्स है। तो मेजरली ये रोल कब होगा? जब गुड्स के साथ में सर्विस को क्लब कर दिया जाएगा। तो आपको देखना है कि अगर वो गुड्स के लिए रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करोगे और सर्विस के लिए क्या करेंगे? अलग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो डिस्टिंक्ट के लिए कुछ कंडीशन दी कि डिस्टिंक्ट कब माना जाता है इसको। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट है ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग। ये 11वीं और 12वीं क्लास नहीं है, पहली डे पे तो आप ये भी समझ लेना कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल, आप ना कोई बीकॉम की डेजिग्नेशन पढ़ रहे हो ना 11th और 12th, आप पढ़ रहे हो आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल। तो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में पढ़ा के। तो डिस्टिंक्ट कब माना जाएगा? जब कस्टमर उससे सेपरेटली बेनिफिट ले सकता हो, कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स इट्स ओन और टुगेदर, तो उसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, स्टैंड अलोन उसकी प्राइस है। तब आप गुड्स के लिए रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करोगे और सर्विस के लिए अलग करोगे। ये बात मैं आपको बार बार यहां पर बोलकर समझा रहा हूं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने जानबूझ के छुपा रखा है नीचे, और मुझे बताना यहाँ पे कितनी आपको ही पढ़ना है और आपको ही बताना है। चैट बॉक्स में सिर्फ इतना लिखना है कि सर हम यहां पर कितनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब 2 हैं या 1 है? जिसको 2 लगता है वो 2 लिख देना, जिसको 1 लगता है वो 1 लिख देना। तो किसी को कुछ नहीं लगता है तो वो कुछ ना लिखे, कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। लेकिन तो यहां पर मेजोरिटी जो जनता है वो उसको कुछ 1 भी, मेजोरिटी 50-50 में डिवाइड हो गई, डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं, 2-2 बोल रहे हैं।
ऑफिस सोल्यूशन इज नॉट द ओनली कंपनी एबल टू इंस्टॉल कॉमसॉफ्ट। एक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो केवल इंस्टॉल करते नहीं, दूसरों से भी इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड द टेक्निकल सपोर्ट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाई अदर कंपनीज। साफ लिख दिए, स्टार्टिंग से क्लियर हो जाना चाहिए कि सर मतलब वो अलग से सर्विस होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कहीं अलग से भी करवा सकते हो, साफ बोलना चाह रहे हैं। द सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन विदाउट द अपडेट एंड टेक्निकल सपोर्ट, मतलब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, एक सर्विस है और एक सॉफ्टवेयर है। स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया। अब एग्जाम में ये केस स्टडी आ जाए 4 मार्क्स में, अब आप अपनी टेक्निकल लैंग्वेज को थोड़ा सा जो वर्ड है, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, स्टैंड अलोन प्राइस, ये वर्ड आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट। यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो बुक्स में दिया गया है, आपके स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड दिए गए हैं सेल्फ रीडिंग के लिए, उसी में से ये उठाया है मैंने क्वेश्चन। Comsoft was delivered before the other goods or service and remain functional without the update and technical support। वही लाइन चिपका दी उन्होंने। तो आपको यहाँ पे समझना है कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। It may be concluded that logisticity can benefit from each of goods and service either of their own or together with other goods or service they are readily available, separately identifiable। अंग्रेजी थोड़ी में बस काम की बातें याद रखना है कि सर इतना तो हम लिख सके कि सेपरेट आइडेंटिफिकेशन हम इसको कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा बेटा, लिखने से डरना नहीं है, थोड़ी सी इंप्रूव करना शुरू कर दो, लिखना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन लिखने वाले कम ही आते हैं, लिखना पड़ेगा सेपरेटली आइडेंटिफिकेशन। In particular, the installation service does not significantly modify the software itself, and such software are separate output promised by Office solution। तो वो बोल रहे हैं कि सेपरेटली भी वर्क कर सकता है। इन कंक्लूजन द गुड्स एंड सर्विस आर डिस्टिंक्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन कंक्लूजन द गुड्स एंड सर्विस आर डिस्टिंक्ट एंड अमाउंट टू 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर आईएफआरएस। तो हमारे लिए पूरा फोकस था सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, डिस्टिंक्ट होए तो दोनों को हम अलग अलग क्या मानते हैं, इस पर आईएफआरएस मानते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज लिखिए, आप अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज को इंप्रूव करके चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आधी चीज तो उन्होंने क्वेश्चन से उठा ली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम डिस्टिंक्ट रूप से आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। जब तक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, हमें गुड्स के लिए रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करना है, सर्विस के लिए अगर सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं तो टोटल गुड्स के रूप में उस रेवेन्यू को हम क्या कर लेंगे सर, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो जो दूसरा मॉड्यूल था, दूसरा जो 5 हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, पहला मॉडल्स आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि क्या आइडेंटिफाई करना है, सर्विस है कि गुड्स है कि एक ही है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमने बहुत सारे एग्जांपल यहां पे ले लिए। अगला है आपको ये पता करना है कि ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है सर। जो माल बेच रहे हो उसके बदले में कुछ पैसा ले रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइस भी अब पता करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन प्राइस, मैं ट्रांसफर बोल रहा हूं, बेसिकली ट्रांजैक्शन प्राइस। तो उसका भी एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब आपने 2 मिनट इसको पढ़ना है, मैं एक गिलास पानी पी के आ रहा हूं ताकि मैं फुल एनर्जी से आपको ये पूरा प्रोविजन समझा सकूं। जब तक आप आराम से पढ़ो और अपने हिसाब से अपना अपना मतलब निकालो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप कोई किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, सेम मॉडल आपको यूएससीएमए के पार्ट में भी पढ़ने को मिलेंगे। मैं पहले बता रहा हूं, जो यूएससीएमए वाले दोनों पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
पहले पार्ट में सेम है ये। तो हम बात कर रहे हैं कि सर जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस को भी पता कीजिए कि आपको कस्टमर से क्या मिलने वाला है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में बहुत सारी चीजें होती, कई बार एक वेरिएबल कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व होता है। वेरिएबल कंसीडरेशन को भी हम समझेंगे वो क्या होता है। साथ में कस्टमर की क्रेडिट रिस्क को भी देखना पड़ेगा हमें साथ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी देखना पड़ेगा, मतलब हमें देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। आप सोचिए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि हमने जो एक होमवर्क दिया था ना, मैंने बोला था कि गुड्स को हम इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं। तो आप कई बार गुड्स के अंदर फाइनेंस कंपोनेंट को भी डाल देते हो। फाइनेंस कंपोनेंट को कैसे, आपसे कोई बोलता है कि यार इमीडिएटली पेमेंट देंगे सर तो कितना, और अगर इंस्टॉलमेंट में देंगे तो कितना। तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनेंस कंपोनेंट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर क्या क्या है। सो वेरिएबल कंसीडरेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे डिस्काउंट आता है। यार आप पेटीएम मॉल से चीजें खरीदते हो, पेटीएम से खरीदते हो तो क्या आता है? कैशबैक। कूपन मिल जाते हैं सर, कई बार आपको रिबेट्स मिल जाता है, प्राइस कंसेशन मिल जाते हैं, क्रेडिट्स मिल जाती है। तो एक कस्टमर, एक दुकानदार है, एक बिग बास्केट वाला है, उससे आपने 10,000 का माल खरीदा, उसने आपको 100 पॉइंट्स दे दिए और एक पॉइंट्स की कीमत लेट से 10 है, तो मतलब 1000 रुपीज। तो उसके लिए 10,000 माइनस 1,000 करके 99,000, 9,000 वो है। तो जैसे मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, एक्सेल पे लिख देते हैं कि सर आप ये बोल रहे हो कि हमें ट्रांजैक्शन प्राइस को पता करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस, तो ट्रांजैक्शन प्राइस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं जिसको वेरिएबल कंसीडरेशन भी बोल रहे हैं। तो आपने बिग बास्केट से 10,000 का माल खरीदा, ऑनलाइन ग्रोसरी, गोफर से खरीदा, 10,000 का गुड्स खरीदा, उसने आपको 1,000 पॉइंट्स दे दिए और बोले एक पॉइंट्स की कीमत 2 रुपए। तो उसके लिए फिर रेवेन्यू यहाँ पे 8,000 है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब फ्यूचर में ये 2,000 पॉइंट्स रिडीम कर लोगे तो भले अभी आपने 10,000 दे दिए हैं, लेकिन आपको पता है कि आप उस सामने वाला 2,000 पॉइंट इन फ्यूचर में डिस्काउंट कर लेगा। और इस बात की 100% श्योरिटी है कि वो आपका ऐप डाउनलोड करके बैठा हुआ है और पिछले 6-8 साल से माल आपसे खरीद रहा है। तो जो भी आप उसको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देते हो वो उसको इमीडिएटली या अगले वाले, या कई बार इमीडिएटली होता है या नेक्स्ट परचेज के ऊपर होता है। तो भले ही आपने यहाँ पे 10,000 का माल दे दिया, लेकिन आपके लिए ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है? तो यही आपकी क्या होगी? रेवेन्यू। तो आपको क्या समझना है कि डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर वेरिएबल कंसीडरेशन भी क्या होते हैं? वेरिएबल कंसीडरेशंस आर देयर। तो आपको देखना पड़ेगा कि सर ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसीडरेशन में कैशबैक हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, वाउचर्स हो सकते हैं, कूपन्स हो सकते हैं, 1 बाई गेट 1 2 गेट, ऐसे बहुत सारे ऑफर चलते हैं। जैसे हमारा यूएससीएमए के साथ में आईएफआरएस कई लोगों को फ्री दिया जाता है मेंटोरशिप बैच में, कई बच्चों को नहीं दिया जाता। तो वो क्या है? तो अब मैं यहाँ पे डिटरमाइन करूंगा ना कि यार मेरी ये रेवेन्यू तो एक ही है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता यूएससीएमए की रेवेन्यू अलग है, आईएफआरएस की अलग है। आप कोई अगले साल आईएफआरएस पड़ेगा तो वो एडवांस में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, तो वो मेरी रेवेन्यू नहीं है, मेरे लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को भी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर भी कर चुका हूँ, और ट्रांजेक्शन प्राइस भी पता कर लिया। अच्छा, इसने मुझसे 1,00,000 रुपए में कोर्स किया और मैंने बोला कि 10,000 के मैं आपको पॉइंट्स दूंगा, दूसरे कोर्स में रिडीम कर लेना आप। तो मेरे को एज ए इंस्टीट्यूट का ऑनर, एज ए इंस्टीट्यूट का अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,00,000 की मेरी रेवेन्यू नहीं है, मेरी रेवेन्यू 10,000 है, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो 10,000 है वो रिडीम कर लेगा या वो कैशबैक हो सकता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे? डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो आपको अपने कंसीडरेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पिछले लेक्चर में समझाया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने कि सर हम किसी को 10,000 रुपए कैश में माल बेचते हैं और वही बोले कि हम आपको 2,000 रुपए पर मंथ देंगे सर, लेकिन वो हम आपको 6 महीने तक देंगे।
तो बस आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइनेंस अलग है, फाइनेंस आपकी रेवेन्यू, आपकी गुड्स की जो सेल है, गुड्स की जो रेवेन्यू है वो बेटा 10,000 है, फाइनेंस की रेवेन्यू अलग है, गुड्स की रेवेन्यू अलग है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन आ सकता है, डिस्काउंट आ सकता है, पेनल्टीज आ सकती हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट आ सकता है। तो आप हमेशा डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल दिया है, और ये भी अगेन बीपीपी बुक्स का ही एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको क्रिप्स में नोट्स दे रहा हूं जिससे कि आप मेरे इस लेक्चर को पढ़ के पूरे आईएफआरएस को डिटेल से समझ लें और इन एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल इंटरेस्ट है वो 2000 आपकी फाइनेंस कंपोनेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आप एग्जाम देंगे कि 2000 आपका फाइनेंस कंपोनेंट और गुड्स कंपोनेंट आपका 10,000, तो आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आपको रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और फाइनेंशियल कंपोनेंट आपको अलग रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो आईएफआरएस एक बहुत बड़े लेवल की एग्जाम है, इसको मामूली बच्चा ना समझे, आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सीख जाओगे, नॉलेज आ जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में आप सीपीए कर जाओ, यूएससीए में कर जाओ, बड़े प्रोफेशन को और अचीव कर लो, किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेड बन जाओ आप। लेकिन अगर आपका अप्रोच बिल्कुल ऐसी है कि सर हम तो बीकॉम क्लास में जैसे पढ़ते थे, वो लंबी लंबी कॉपी लेके लिख देते थे, रोटा मार लेते थे सुबह उठ के 4 बजे, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर बढ़िया आप आराम से जो 25, 30, 40 हजार की जॉब कर रहे हो उसी में एंजॉय करो। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, गूगल फूगल सब खंगालने पड़ेंगे जीवन में, कुछ बड़ा करना है तो। और समझना है सबसे पहले, दोबारा लेक्चर को देखना है, बुक्स दी है तो सिर्फ उसको पढ़ना है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर कोई कोचिंग फीस लेता है, बोले इमीडिएटली 50,000 देने को तैयार है और इंस्टॉलमेंट में 75 देने को तैयार है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है 25,000 मेरा फाइनेंस कंपोनेंट और बाकी 50,000 मेरा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया, माल बेच दिया, गुड्स दे दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, बुक सॉफ्टवेयर दे दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। फाइनेंस कंपोनेंट तो टाइम के प्रोपोर्शनेट में रिकॉर्ड किया। तो ये 25,000 की सेल, 25,000 फाइनेंस कंपोनेंट को अभी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, 6 महीने में पेमेंट देगा ना सामने वाला मुझे। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 6, पता चला 3 महीने इस साल पड़ गए, 3 महीने अगले साल पड़ गए, तो 3 महीने की तो रेवेन्यू इस साल और अगले 3 महीने की रेवेन्यू अगले साल। ऐसे ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग। तो आपको बीइंग अकाउंटेंट, बीइंग प्रोफेशनल्स, आपको पता करना चाहिए कि इस साल एक्चुअल में रेवेन्यू कितनी, पता चले किसी कंपनी ने अगले साल की रेवेन्यू को इस साइड रिकॉर्ड कर लिया, अपनी रेवेन्यू को ओवर दिखा दिया। तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल आपको पढ़ने के लिए बोला है कि आप इस एग्जांपल को पढ़िए ताकि आपको पता चले कि ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसीडरेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं शॉपिंग मॉल में सर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर मिलता है, तो रेवेन्यू तो 1000 ही है ना, जितना ग्रॉस मिला उतना ही रेवेन्यू। रेवेन्यू तो 1000 ही है दोनों प्रोडक्ट की। यार आपने एक प्रोडक्ट बेचा, उसके बदले में आपको 1000 रुपये मिला, प्रोडक्ट आपने एक साथ में फ्री दे दिया, तो रेवेन्यू तो 1000 ही कहलाएगी ना। आपने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी दिया है, आपने ऐसा बोला कि भैया 1000 का माल खरीदा, 200 रुपए के कूपन ले जाओ, तो फिर रेवेन्यू 800 है। ये दोनों के मिला के आपको 2000 ही पड़ेगी रेवेन्यू। या ऐसा बोले कि सर एक हमने मोबाइल एक खरीदा, दोनों की कीमत 1,000 थी, उसने बोला दोनों खरीदो तो 1500 देने पड़ेंगे, तो भैया रेवेन्यू तो 1500 ही है ना। भले ये कीमत 1000 थी, हमने क्या करा 2000 में से 500 माइनस कर दिया ना, तो रेवेन्यू को तो हमने यहाँ पे 1500 को ही रिकॉग्नाइज किया। तो आपको हमेशा पहचानना पड़ेगा।
चलिए, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने पढ़ना है। एंड में आप लोगों को क्यूएनएस लेता हूं, अभी इसको आप लिख के रख लीजिए। लास्ट के 10 मिनट्स आप अपने पास लिखो, कोई बीच बीच में चैट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ाना है। देन विल डिस्कस डेफिनेटली, आज की क्लास खत्म होने से पहले आप अपने पास साइड में लिख के रख लिया करो। चलिए, तो हम एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, यहां पे क्या बोला है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस आपको करना है। एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं, टेपलॉप सप्लाइज लैपटॉप कंप्यूटर टू लार्ज बिजनेस। हमारा काम लैपटॉप बेचने का है, हम बिजनेस को बहुत सारे कंप्यूटर्स बेचते हैं। लैपटॉप सप्लाई लैपटॉप कंप्यूटर लार्ज बिजनेसेस। ऑन जुलाई 2005 टेपलॉप, अच्छा नाम लिखा, टेपलॉप इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद थ्रिल कॉर्पोरेशन अंडर विच थ्रिल कॉर्पोरेशन वाज परचेज लैपटॉप $500 पर यूनिट। एक लैपटॉप को $500 में खरीदा जाएगा, ऐसी ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड हुई थी। लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई वेरिएबल वाली, देखो यहां लिखा है, द कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स इफ द थ्रिल परचेज मोर देन 500 लैपटॉप इन ए ईयर द प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस टू 450 पर यूनिट। मतलब अगर आप हमसे 500 कंप्यूटर से ज्यादा खरीदोगे, मोर देन 500, तो हम आपसे जो प्राइस है वो क्या कर लेंगे सर, एक कंप्यूटर की $500 नहीं, $450 पे आपको दे देंगे। ऐसी कंडीशन डाल दी गई हमने दिमाग में। देखो मैं आपको है ना, ये केस स्टडी है, एग्जाम में ऐसी केस स्टडी आएंगी तो आपको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं नॉलेज देने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाता हूं, आई वांट टू मेक योर करियर। इसीलिए मैं आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूं कि देखो हमने एक भूमिका बनाई कि यार 500 का एक लैपटॉप है, 500 से ज्यादा खरीदेगा तो 450 का पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पहला क्वेश्चन, एज 30 सितंबर थ्रिल हैड बॉट 70 लैपटॉप फ्रॉम द टेपलॉप, 70 लैपटॉप खरीदे। सो जो कंपनी बेचने वाली थी उसका नाम है टेपलॉप, देयरफॉर एस्टिमेट दैट थ्रिल कंपनी परचेज वुड नॉट एक्सीड 500 इन द ईयर 30 जून 2006। मतलब उसने हमसे जो पहला क्वार्टर आया था 30 सितंबर तक 70 लैपटॉप खरीदे, और हमको लगता है कि नहीं यार ये 500 नहीं खरीद पाएगा, एस्टिमेट कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं बोला था कि एक बार में 500 खरीदे, उन्होंने बताया ओवर द ईयर, इन ए ईयर, देखो यहाँ लिखा इन ए ईयर। तो अब हमने एस्टिमेट किया, अभी तो 70 के ऑर्डर दिया यार, तो 500 ही चार्ज करना पड़ेगा, आगे 430 के चांसेस नहीं दिख रहे। उसके बाद लेकिन जब पहला पॉइंट खत्म हुआ तो लिख रहे हैं नॉट टू बी इंटाइटल टू वॉल्यूम डिस्काउंट। पहली कंडीशन में तो वो इंटाइटल नहीं है। 70 लैपटॉप खरीदे तो आप बताओ उसको कितने में माल बेचोगे, 500 में ही बेचोगे ना। लेकिन जब सेकंड क्वार्टर में उसने अचानक आपको ऑर्डर दे दिया, और देखो ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर थ्रिल कॉर्पोरेट एक्सपैंड रैपिडली as a result of substantial acquisition the purchase additional 250 laptop. The Taplop then estimate that Thrill company purchase would exceed the threshold for the volume discount in the year 30. अभी हम 31 दिसंबर के क्वार्टर में हैं, जून जुलाई अगस्त इस क्वार्टर तक तो 70 ही खरीदे थे, लास्ट क्वार्टर में आते आते ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 250 खरीद लिया। मतलब हमको लगता है कि अभी भी 6 महीने और बचे हुए हैं, वो आने वाले समय में हमसे ज्यादा माल खरीद सकता है। हमने हमारा एस्टिमेट चेंज कर दिया, सेकंड क्वार्टर में आते, पहले क्वार्टर के एंड में 70 ही खरीदे, तो हम कुछ करे यार 500 में बेचेंगे, पूरी जो फाइनल बिलिंग होगी वो $500 के हिसाब से होगी, $500 के हिसाब से होगी। लेकिन जब लास्ट क्वार्टर आया, 31 दिसंबर आया, तो उसने तो बहुत ज्यादा परचेज कर ली, और अगर यार अभी तो भी और टाइम बचा है, अब तो इसको 180 खरीदना है। क्वेश्चन करने वाला आपसे क्या पूछ रहा है कि इस क्वार्टर में सेल कितने से रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इस क्वार्टर में सेल कितने से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चलो आप खुद ही बता दो, खुद ही कॉमन सेंस है, आंसर देखे बगैर बता दो कि पहले क्वार्टर की सेल कितनी है और दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू कितनी है। तो सर इसमें सोचने की क्या जरूरत है सर, 70 × 500 पहला क्वार्टर, ये जो 30 सितंबर था, यहाँ पे क्या सोचने की जरूरत है।
लेकिन कोई दूसरे क्वार्टर का सही आंसर दे तो वो कमाल है कि सर दूसरे क्वार्टर में कितनी होना चाहिए। बस यही आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि जो दिसंबर वाले में रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आपको एक 1.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। पहले में तो 35,000 होगी सर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी जनता दूसरे में मालूम है क्या बोलेगी? बोले सर 250 इंटू 450, है ना, यही बोलोगे ना। बस यही आप गलती कर जाओगे बेटा। अब हम इसको सही करेंगे। सर पहले जो था 70 था, 70 इंटू 500, 70 इंटू 500, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 30 सितंबर आपको एग्जाम में से एक्सेल शीट पे बस ये लिखना है। मैंने आपको बोला था ना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। अब लास्ट क्वार्टर का आप बता दो तो माने। तो बेटा उसने खरीदा 250 खरीदे ना, आपने प्राइस 450 करनी है ना। ये इसका आंसर कौन देगा फिर? सर 250 खरीद लिया था ना उसने, तो 250 इंटू 450, 1,12,500 तो ये। लेकिन आपको पुराने की भी तो रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बोला था कि हम साल भर में 500 चार्ज करेंगे, तो आपने सामने वाले से एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर लिया पहले से ही? 70 इंटू 50, ये कहां से आ गया सर? 3500। तो इसको माइनस कर दो, आप अपनी रेवेन्यू को रिवाइज कर लोगे। यहां पर इसमें होगी 1,09,000। क्यों सर? क्योंकि हमने कंडीशन बोली थी कि 500 खरीदोगे तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 450। तो अभी तक भाई साहब हमसे कितने खरीद चुके हैं? 70 प्लस 250। तो देखा जाए टोटल साल भर में रेवेन्यू 320 इंटू 450 के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए, 144 होना चाहिए ओवरऑल। पहले क्वार्टर में हम कितनी कर चुके हैं? 35 कर चुके हैं। तो ये माइनस कर दो, तो लास्ट क्वार्टर में कितनी आ जाएगी? ये एग्जाम में आंसर देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं वेरिएबल कंसीडरेशन। हमने हमारी इसीलिए तो वो लिख रहे थे एस्टीमेट, है ना। अब सर कोई स्टूडेंट पूछ रहा सर अभी तो 500 क्रॉस नहीं हुआ, अरे आने वाले समय में हो सकती है ना, यही तो वो लिख रहे हैं। टेफ्लॉन देन एस्टिमेट दैट द थ्रिल परचेस वुड एक्सीड फ्यूचर में द थ्रेशोल्ड फॉर। तो भैया हमको पता है कि ये 500 से ज्यादा हो जाएगी, तो हम जानबूझ के ज्यादा रेवेन्यू को। यार आप सोचो, आप क्वेश्चन भूल जाओ 2 सेकंड के लिए। आपने एक कस्टमर को बोला कि यार हमसे 10 यूनिट खरीदोगे ना, हम आपसे 500 रुपए चार्ज करेंगे। अभी उसने आपसे 1 यूनिट खरीदी, 2 यूनिट खरीदी, आपने बोला भैया 1000 रुपए दो। अब दूसरे दिन आके उसने बोला भैया मैं आपसे 7 खरीद रहा हूं। आपने बोला कि अगर हमसे 10 खरीदोगे तो हम आपसे 450 लेंगे, सॉरी, है ना। 1 खरीदोगे तो 500 लोग, अभी वो 2 ही खरीदा है। 10 से कम खरीदोगे तो 500, 10 से ज्यादा खरीदोगे तो 450। वो 2 खरीदा तो आप बोलेंगे भाई 1000 दो। आप 7 और खरीद लिया तो आपको मालूम है यार 2-4 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? बोले यार टोटल, वो बोलेगा ना भैया 9 के हिसाब से सर कितना होता है? बोले 4,050 होता है। 1,000 हम आपको पहले दे चुके हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो आपसे टोटल 10 यूनिट का ही हुआ है ना। हमने ये नहीं बोला था कि 500, हमने बोला था, कंडीशन डाल दी थी यहां पर। अगर हम पढ़ें तो हमने कंडीशन क्या डाली कि अगर आप 500 से ज्यादा एक्सीड हो जाएगा तो हम आपको 4.5, और हमको अब लगता है, एस्टिमेट है कि ऑब्वियस सी बात है 500। हमने ये नहीं बोला कि जैसे 500 होगा वैसे करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? लैंग्वेज को पढ़ो आप। द कॉन्ट्रैक्ट स्टेटेड इफ थ्रिल परचेस मोर देन इन ए ईयर द प्राइस इज रिड्यूस रिट्रोस्पेक्टिवली, लिखा है देखो यहाँ पे। रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से रिड्यूस कर देंगे, जो माल बेचा उसको नहीं, पुरानी प्राइस को भी क्या कर देंगे। देखो ये लिखा है ग्रीन अक्षर, आपने कंडीशन ऐसी डाल दी। यहां क्या लिखा है? रिट्रोस्पेक्टिवली। इसीलिए हम पुरानी प्राइस को भी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो आपसे 2 साल की अगर रेवेन्यू उन्होंने पूछी है तो दूसरे साल में आपको ये जो तमाशा हमने किया है उसका आंसर सिर्फ यही है। बुक्स में पूरा सॉल्यूशन लिखा, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि लास्ट क्वार्टर में जो आपकी रेवेन्यू होगी वो 1,09,000 होगी। और पहले में हम कितनी करेंगे? क्योंकि हमें थोड़ी पता था कि भैया वो खरीद लेगा तो शुरू में तो हम 35,000 ही चार्ज करेंगे ना। कंपनीज को अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं।
क्वार्टरली रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता तो क्वार्टरली जिस क्वार्टर में भी 70 ही बिका है तो हम 35,000 बताएंगे। अगले में हमको भैया कम करना पड़ेगा यार, 250 तो 70 तो पिछले साल खरीदी थी, पिछले क्वार्टर में खरीदी, अभी तो 3-6 महीने और पड़े तो खरीद ही लेगा। एस्टिमेशन, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट बेसिस पे हमको प्राइस को चार्ज करना, यही तो वेरिएबल कंसीडरेशन का एग्जाम्पल है। तो यहां पर अजम्पशन लिया जाता है, एक्सपेक्टेड, प्रोबेबल। हमने देखो पढ़ा था ट्रांजेक्शन प्राइस, हमने ऊपर पढ़ा था प्रोबेबल। अगर आप उसमें देखें कि क्या आपको ट्रांजेक्शन प्राइस, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कितना कंसीडरेशन मिलेगा, कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस इज प्रोबेबल। तो आपको पता है कि आपको वहां पे 70 के हिसाब से भले 35 मिल गए, लेकिन आने वाले समय में तो 450 मिलेगा। तो जितना मिलेगा उतना ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। यही तो आईएफआरएस की ब्यूटी है कि आपको सही तरीके से क्लासिफिकेशन सिखा रहा है। यहां आपका नॉलेज इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन कॉन्फिडेंस देती है, हमेशा याद रखना। एजुकेशन को कभी भी खर्चा मत मानना कि सर मैंने यहाँ पे एक बुक खरीद ली तो मेरा जेब से खर्चा हो गया, मैंने ट्यूशन पे कर दी सर को। बेटा जिंदगी बन जाएगी अगर इसका नॉलेज ले लिया। बोल रहा हूँ जिंदगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं ना, पूरी लाइफ 360 घूम चुकी है। 7,000 रुपए सैलरी से अब लाखों तो सैलरी बांट रहे हैं। एक प्रोफेशन पूरी जिंदगी आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की बदल सकता है। इसीलिए विद्या को पढ़ते समय ये सोचना कि अगर मैंने इसको नॉलेज ले लिया, मेरी आने वाली पीढ़ी में बदलाव आ सकता। आपकी अकेले जिंदगी पर नहीं चेंज करेगी एजुकेशन, कंप्लीट सिनेरियो को चेंज कर देगी आपकी जिंदगी। अगर आपने इस फीलिंग के साथ में पढ़ा तो आपको ऐसी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ सच में आपकी जिंदगी। जब शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी पता था कि यार मेरे को ये कभी पढ़ाना पड़ जाएगा, पर मैंने उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा। क्या पता आप किसी दिन आईएफआरएस 15 में ही काम कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन बिग 4 में काम कर रहे हो, और आपको बोला कि भैया जितने भी रेवेन्यू वाले मैटर है सिर्फ आपको वही देखना है। ऐसा हो सकता है, जो मानता है उनके साथ होते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता। तो आपको यहां पे क्या करना है, एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस करना है। इंटरप्रिटेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगला हमारा जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है उसका भी एग्जांपल आपको दिया है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए, हर एग्जांपल को हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क के लिए, जो अगर आप इस होम आज ग्रुप पे मैं ये डाल दूंगा, ये होमवर्क के लिए आपको करना है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि कितनी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ना 10-10 हजार करके 2-2 हजार वाला, ये आपके होमवर्क के लिए। अगला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस, इसमें से लिख के ले लो, 100% चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन इस जगह से बनता है। क्योंकि एसीसी के सारे क्वेश्चन लाइब्रेरी में देखा हुआ हूं, मैं आपको बीच बीच में ऐसा बताते रहूंगा कि इस सेगमेंट को आप आराम से पहले पढ़ो। और केवल हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम तो प्रैक्टिकल चीजें डालते हैं। अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। थ्योरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अब एक यहां पे एग्जांपल लेते हैं। आप एक दुकान पे जाते हो, या चलो हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने बोला कि सर हमें आईएफआरएस का कोर्स भी करना है, प्लस आपसे यूएससीएमए का भी कोर्स करना है, प्लस ईए का कोर्स भी करना है। हम तो तीनों करना चाह रहे हैं। मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल देने के लिए ना, ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा आसानी से समझ सको। आपने हमसे फोन करके पूछा सर आईएफआरएस की फीस कितनी, हमने लेट से
एक राउंड फिगर हमने 30,000 बता दी, है ना। आपने फिर हमसे पूछा कि सर यूएससीएमए की फीस कितना है, हमसे आपने हमारे काउंसलर तीन हमारे 15-20 काउंसलर हैं, आपने सबसे अलग अलग फोन करके पूछते रहे, आपको ने यूएससीएमए की बता दी। फिर आपने एक दिन उसको फोन लगाया तो 60,000 बता दी। ये फीस ऑफिशियल नहीं है, नहीं तो कोई अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हो तो बोले अच्छा सर ये फीस, अलग से एग्जाम्पल लिया। आपने अलग अलग काउंसलर को फोन लगाया। अब आप हमारे एक सीनियर हेड से बात करते, बोले मुझे तीनों करना है, आप बंडल प्राइस बताओ। ये हमारी स्टैंड अलोन प्राइस है, दिस इज अवर स्टैंड अलोन प्राइस। कोर्स अलग है, बॉडी अलग है, एसीसी है, यूएससीएमए और आईआरएस, तीनों बॉडी अलग अलग। हम तीनों कोर्स को सेपरेटली सेल करते हैं, तीनों कोर्स को मैं ही पढ़ाता हूं, सेपरेटली हम इसको सेल करते हैं। आपने हमारे काउंसलर से बात अलग अलग कोर्स की प्राइस पता कर ली और फिर आप हमारे सीनियर एकेडमिक हेड से बात करते हो और उससे आप पूछते हो कि यार आप तीनों कोर्स में क्या हमें कुछ डिस्काउंट दे सकते हो क्या। हमने अंदाजा लगाया ये 75, हमने आपको कोट कर दिया 1,50,000। अब मुझे बताइए, ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस है, दिस इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए किसकी कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपने हमसे डील कर ली 1.5 लाख रुपए में, आप अगर ऐसा होते तो क्या करते, आप क्या दिमाग लगाते। 3 कोर्स हैं, कितनी कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें। तो कुछ बच्चे 10 बच्चों ने आंसर दिया है। अब एक स्टूडेंट ने बोला सर इक्वली कर ले, तो वो तो गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंडिविजुअल कोर्स की स्टैंड अलोन प्राइस को पता करना पड़ेगा और उस प्रोपोर्शनेट में इसको अलोकेट करना। स्टैंड अलोन प्राइस में आप इसको क्या कर देंगे सर, अलोकेट कर देंगे। मतलब आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे आईएफआरएस, यहां लिखेंगे यूएससीएमए, यहां लिखेंगे ईएम और ऊपर बल्क में लिखेंगे कंसीडरेशन 1,50,000 और तीनों को प्रोपोर्शनेटली अलोकेट कर देंगे। तो आई गेस आपको प्रोपोर्शनेट अलोकेट करते आता होगा, मल्टीप्लाई 30,000 डिवाइडेड बाई 170, तो ये 25,000 मेरी आईएफआरएस की रेवेन्यू हो गई। प्रोपोर्शनेट अलोकेशन ऑन दी स्टैंड अलोन फेयर मार्केट वैल्यू पे, जो स्टैंड अलोन मतलब अकेले जिसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पे आप उसको क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना। तो 1,75,000 इंटू कितना कर दें यहाँ पे 85 कर दें, ये आ गया। एंड वाले में ये दोनों को माइनस करो तो प्रोपोर्शनेट आ जाएगा। यहाँ पे भी कर लेते हैं सर, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000 इंटू 60, 51,000। तो ये आपका तीनों का हो गया। तो अब अगर आप मुझसे केवल आईएफआरएस कर रहे हैं तो ये मेरे लिए इनकम हो गया। लेकिन अगर बोलेंगे सर हम आपसे अगली बार पढ़ेंगे, 6 महीने बाद पढ़ेंगे और ईयर चेंज हो गया, तो मेरे लिए ये अभी तो रेवेन्यू नहीं है ना। दैट्स व्हाई आई नीड टू अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो मुझे प्रोडक्ट, तो ऐसे ही ये भी तो हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए दुकानदार के पास, जो दुकानदार है उसने बोला, उससे आपने बोला यार मुझे आपसे एसी खरीदना है, बोले वारंटी, बोले कोई वारंटी नहीं, बोले अलग से वारंटी, हाँ है, बोले कितने चार्जेस लगते हैं, बोले एसी तो हम बेचते हैं 20,000 रुपए वारंटी के लेते हैं। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट खरीदो, बोले हम ये एप्पल ले लो, यहाँ पे मैकबुक ले लो। मैक वाले से आपने पूछना तो क्या होता, वेबसाइट पे साफ मना लिखा होता, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना रहे हैं ना यार, वो तो सिचुएशन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग हो सकती है कि सर 1.5 लाख का मैकबुक खरीद लो, साथ में वारंटी लेना है कि नहीं लेना, लेकिन अगर साथ में लेते हो तो वो बोले 1,60,000। तो जो एप्पल कंपनी है प्रोडक्ट के लिए रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करेगी और वारंटी के लिए रेवेन्यू को क्या करेगी,
अलग से रिकॉग्नाइज हमें करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और एक ही वर्ड मैंने आपको यहां पे सिखाया, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स if the goods or service is not separately sold, company would have estimate the stand alone price। अगर सेपरेटली नहीं बेचे जाते, नहीं सर हम तो एसी के साथ में वारंटी सेपरेटली बेचते ही नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, उस वारंटी की फेयर मार्केट वैल्यू को अलग से पता करेगी और स्टैंड अलोन प्राइस को क्या करेगी यहां पर। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाई स्टैंड अलोन व्हेन कंबाइंड कॉस्ट इज 150K विल इट नॉट बी। नहीं, अब हो सकता है ना कि बल्क में वो आपको, देखिए यहां पे मैंने, जैसे मेरे एग्जांपल में अगर हम देखें स्टैंड अलोन 150 क्योंकि हम सस्ता दे रहे हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर कि आपने यहाँ पे लिखा लेट से 25,000 रुपए आपने, एक सेकंड ना, मैं यहाँ लिख लेते, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। नम्रता पूछ रहे हैं कि सर मैक 1.5 लाख का और सर्विस चार्जेस जो भी है उसकी 25 की, तो आप यहाँ 1.5 क्यों लिख रहे हैं? क्या सर स्टैंड अलोन 1.75 नहीं हो सकती? हाँ 1.75 होगी तो फिर क्या करोगे? तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनेट करोगे तो वही आएगा ना। मैक के लिए 1.5 आएगा, 25 ही आएगा, वही आएगा, आप करके देख लो। फिर 1.75 डिवाइडेड बाई 1.75 करोगे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो पूरा वो 1.5 लाख ही आना है ना, जब आपको पता है कि ये इसमें, तो ये तो सीधे एलोकेट हो जाएगा। लेकिन जब स्टैंड अलोन प्राइस, स्टैंड अलोन फेयर मार्केट इज ग्रेटर देन, तब आपको करना पड़ेगा। वेरिएबल कंसीडरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है कि सर वेरिएबल कंसीडरेशन का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आ सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ IFRS 15। सेकेंड पार्ट में ये खत्म हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको एंटरटेन कर